नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक दोशोरा, अध्यक्ष संस्था पौरुष मध्य प्रदेश, हार्दिक अभिनंदन करता हूं पौरुष हेल्पलाइन चैनल में। दोस्तों, आज मैं पूरी तरह से महिलाओं के पक्ष में बोलूंगा और खूब बोलूंगा, वुमन एम्पावरमेंट के पक्ष में बोलूंगा, क्योंकि भाई वुमन एम्पावरमेंट तो बहुत जरूरी है। अब क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई मैं भी तो हिंदुस्तान का ही मर्द हूं ना आखिर, तो मुझे भी तो महिलाओं पर लाड़ प्यार आएगा ही आएगा। तो मैं आज महिलाओं के पक्ष में ही बोलूंगा। अब आप सोचोगे कि भाई साहब आपका क्या हृदय परिवर्तन हो गया, तो आप मान सकते हैं ऐसा, हृदय परिवर्तन तो हो सकता है, उसमें क्या खास बात है। चलिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वुमन एम्पावरमेंट क्यों जरूरी है। कारण वो बेचारी बोझ की मारी अबला नारी बरसों बरस से इस हिंदुस्तान की कुरीतियों में फंसी रही, उसके ऊपर जबरदस्ती तीज त्योहार संस्कार ये सारी परिवार ये सब लाद दिए गए। अब वो बेचारी छटपटा रही है। अब उसको हम संस्कारहीनता की ओर नहीं ले जाएंगे, उसको स्वतंत्र नहीं करेंगे, उसको सशक्त नहीं करेंगे, तो फिर वो कैसे वुमन एम्पावरमेंट कैसे होगा। हमारा तो ये मुख्य रूप से दायित्व ही है कि हम महिलाओं को परिवार से अलग कर दें, है ना, संस्कारों से खत्म कर दें, तीज त्योहारों से खत्म कर दें, पति को 2 कौड़ी का चवन्नी छाप माने, तभी तो वुमन एम्पावरमेंट होगा। तो वुमन एम्पावरमेंट इसलिए जरूरी है। अब मैं बताता हूं, मसलन मैं एक जज हूं, न्यायाधीश हूं, हाई कोर्ट का हूं, सुप्रीम कोर्ट का हूं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हूं, कहीं भी हूं, तो मुझे वुमन एम्पावरमेंट करना तो मेरा संवैधानिक दायित्व है। और इसीलिए तो मैं हर मुकदमे को महिला की नजर से देखूंगा, औरत की नजर से देखूंगा। और औरत की नजर से देखूंगा तो निश्चित तौर पर मैं औरत की ही तरफदारी करूंगा। भले ही मैं सीजे आई हूं तो क्या, भले ही इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये संवैधानिक अधिकार है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं सारे कानूनों को तो बलाए ताक रख दूंगा, एक तरफ पटक दूंगा, और सारे फैसले जो है मैं महिलाओं के पक्ष में ही करूंगा। और मैं जज हूं तो भैया पावरफुल तो हूं, सर्वशक्तिमान हूं, तो मैं कानूनों को एक तरफ पटक के पूरी तरह से फेमिनिस्ट बन करके औरतों के पक्ष में ही सारे फैसले करूंगा। और मेरा बस चले तो उस पति नाम के तुच्छ जीव को फांसी पर लटका दूंगा। तभी तो महिलाओं का वुमन एम्पावरमेंट होगा। और अगर उनका वुमन एम्पावरमेंट होगा तो फिर मेरा भी तो फायदा होगा, क्योंकि मैं भी तो पावरफुल हूं, सर्वशक्तिमान हूं। अब भाई देखो, ये अर्धसत्य में एक डायलॉग बोला गया था कि आदमी का जब पेट भर जाता है ना, तो पेट के नीचे के बारे में सोचता है। अब मैं सर्वशक्तिमान हूं, इतनी सारी तनख्वाह मिलती है, इतनी सारी सुविधाएं मिलती है, तो पेट तो मेरा भरा हुआ है, तो मकान कपड़ा रोटी पेट भरना लग्जरियस गाड़ियां ये तो मुझे मिल रही है। और रही बात, तो मुझे तो घर में भी मिल रही है और यहां जो मेरे न्यायालय में बैठी हुई है वो भी सब मिल रही है। पर मेरी हवस है कि कम होने के लिए तैयार नहीं है। अब जब मेरी हवस कम होने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं जितना वुमन एम्पावरमेंट करूंगा, जितना औरतों को स्वतंत्र स्वच्छंद व्यभिचारी छिनाल बदचलन बदमाश उच्छृंखल लंपट ये सब बनाऊंगा, और उनको अर्धनग्न कपड़े पहनने की छूट दूंगा, उनको अवैध संबंध बनाने की छूट दूंगा, है ना, उनको दैहिक अधिकार दूंगा। वो भले शादीशुदा है फिर भी मैं कहूंगा कि नहीं नहीं नहीं, इस पे तो इसका ही अधिकार है, पति तो 2 कौड़ी का चवन्नी छाप है, उसका कोई अधिकार नहीं है। इस तरह की मैं फैसले करूंगा। उनको नाजायज औलादे पैदा करने का अधिकार दूंगा, है ना, उनको मैं ये सारे फैसले अगर दूंगा, तभी तो जाकर के औरतें बदचलन बदमाश बेहया बेशर्म बदतमीज बदजुबान बकवास और बेगैरत बन पाएगी। और जब बेगैरत बन जाएगी तो वो छिनाल भी बन जाएगी और बेचारी भी बन जाएगी, तो मेरे तो वारे न्यारे होंगे ना भाई, क्योंकि मैं पावरफुल हूं और वुमन का एम्पावरमेंट हो जाएगा। अब ये 2 कौड़ी के चवन्नी छाप मध्यम वर्गीय लोग जो चीखते हैं चिल्लाते हैं, तो चिल्लाए, मुझे क्या लेना देना भाई, मैं तो जज हूं ना, तो मैं वुमन एम्पावरमेंट तो करूंगा। इसलिए वुमन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। और मैं वुमन का सिर्फ दैहिक आजादी नहीं दूंगा, येन केन प्रकारेण, चाहे वो बदचलनी के छिनाली के व्यभिचारी के सारे सबूत पति पेश कर दे, फिर भी उसको भारी भरकम मेंटेनेंस दूंगा। पूछो क्यों? अरे भाई आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएगी, 2 कौड़ी के पति नाम के तुच्छ जीव से उसको क्या लेना देना। और मुझे संस्कारवान महिलाओं से नफरत है, मैं उनके पक्ष में एक भी फैसला नहीं करूंगा। क्यों? कि संस्कारवान देगी क्या? नहीं, वो तो बंधी हुई है अपने पति और परिवार से। तो मैं ज्यादा से ज्यादा इनको दैहिक आजादी और मेंटेनेंस दूंगा, तभी तो ये छुटेलियां कभी भी पलट के पति के पास में नहीं जाएगी। अगर मैं इनको मेंटेनेंस देना बंद कर दूंगा, इनको दैहिक आजादी नहीं दूंगा, तो ये तो रोग आके छुटेलियां सारे पति के पास पहुंच जाएगी। फिर मेरी हवस का क्या होगा, मेरे वुमन एम्पावरमेंट का क्या होगा? इसलिए मैं औरतों को वुमेन एम्पावरमेंट करूंगा। अब ये लो, मैंने पूरी तरीके से ऐसे फैसले दे करके अपना एक पूरा खेत बना लिया है मैंने, है ना। अब अगर मैंने वुमेन एम्पावरमेंट का खेत बना लिया है, तो उस खेत में निंदाई गुड़ाई बिजवारा फसल काटना ये सब मेरा ही तो अधिकार है। और मैं जज हूं तो भैया मैं अपने पावर का मिसयूज तो करूंगा ना, है। संस्कारवान औरत माँ बहन बीबी, माँ बहन बेटी और ये बुआ काकी नानी चाची ये सब मेरे क्या काम की? ये किसी काम की नहीं। इनको तो मैं कोर्ट में से धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगा। मुझे जरूरत है सिर्फ खाली एक संस्कारहीन बहू की और एक व्यभिचारी पत्नी की। अरे वही तो मेरे काम में आएगी।
ऐसी छिनाल औरत को बिचौलिए वकील के जरिए मैं मेरी हवस का शिकार बनाऊंगा और उनको खूब सशक्तिकरण दूंगा, खूब स्वतंत्रता दूंगा और वुमन एम्पावरमेंट कर दूंगा। अब एक न्यायाधीश होने के नाते मेरा ये संवैधानिक दायित्व है कि मैं हिंदुस्तान की एक भी नारी को संस्कारवान नहीं रहने दूं, हिंदुस्तान के एक भी परिवार को एकजुट नहीं होने दूं। क्योंकि अगर परिवार एकजुट हो गया तो मेरा क्या, मेरे निकम्मेपन से, मेरे निठल्लेपन से अगर इस देश के 78 सालों में 5.5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है तो यही तो मेरा क्रेडिट है, यही तो मेरे सर्वशक्तिमान होने का पर्याय है। और मेरा तो यह दावा है कि मेरा निकम्मापन निठल्लापन ऐसे ही चलता रहा ना तो देश की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ यानी कि 2047 में पूरे देश के सारे परिवार को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। चारों तरफ छुटोलियों की बहार हो जाएगी और फिर जब छुटोलियों की बहार हो जाएगी तभी तो हमारे वारे न्यारे होंगे। और ये तथाकथित रूप से जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जुडिशरी सिस्टम है उसमें ऐसे फैसले देकर के मैं पूरी दुनिया को दिखा सकूंगा कि हम आम में हम सब नंगे हैं। और इसीलिए तो वुमन एम्पावरमेंट जरूरी है। अब भाई वुमन एम्पावरमेंट अगर मैं ऐसे फैसले नहीं करूंगा जज होने के नाते तो वुमन एम्पावरमेंट होगा कैसे? इसलिए मैं ऐसे फैसले करता हूं कि प्रोस्टिट्यूशन इज आल्सो ए प्रोफेशन, नाजायज औलादों को भी मेंटेनेंस पति देगा, पत्नी की देह पर सिर्फ पत्नी का अधिकार है, पति का कोई लेना देना नहीं। वो भले शादीशुदा है तो क्या अनेक मर्दों के साथ अवैध संबंध बना सकती है। फिर पत्नी अगर किसी बॉयफ्रेंड या गैर मर्द के साथ 2-4 रातें गुजार भी ले तो यह कोई गुनाह नहीं है। उसके बाद मैं ऐसे फैसले भी दूंगा कि औरत की छिनाली के सारे सबूत अगर पति ने रिकॉर्डिंग कर लिए हैं और कोर्ट में लगाए हैं तो मैं उसकी निजता के अधिकार का हनन करते हुए उसको मान्य करने से मना कर दूंगा। हां, मुझे औरत की नीचता के हनन नहीं होना चाहिए, औरत अपनी नीचता पूरी करती रहे, निजता का अधिकार खत्म नहीं होना चाहिए। अब पति बापड़ा जैसे तैसे ये प्रकार ने उसकी छिनाली के सबूत लाया तो मैंने अड़ंगा लगा दिया कि भैया मुझे तो नीचता पसंद है, निजता का अधिकार रोड़े लगा के मैंने खत्म कर दिया और भैया उसको तलाक नहीं मिलेगा, वो तलाएगा और ये छुटेली मेरे काम में आएगी। जज का यही तो काम है भाई मूल रूप से। अब बताओ, मैंने ही तो ये फैसले दिए हैं कि पत्नी ने पति की हत्या कर दी तो क्या, उसको पेंशन पाने का तो अधिकार है ना? क्यों नहीं है भाई? हत्या कर दी तो कर दी, पेंशन की तो हकदार है ना वो। और फिर दूसरा मैं ही तो ऐसे फैसले देता हूं कि पति के तानों से, पति की प्रताड़ना से, मतलब जो है पत्नी और पत्नी के ससुराल वालों के तानों से और उसकी प्रताड़ना से पति ने सुसाइड कर लिया, ये बात मानने योग्य नहीं है। क्योंकि मर्द था, गंदी नाली का कीड़ा, वैसे ही मरना है। हाँ, पत्नी को प्रताड़ना हो, पत्नी को ताने मिल जाए तो मैं पूरा हिल जाता हूं, डुल जाता हूं, पूरी जुडिशरी मेरा जो है सियासन हिलने लगता है ना? तीनों सेना लगती है मेरे को। पति मर गया तो मर गया, गंदी नाली का कीड़ा था। अब ये बताइए कि अगर इस तरह के फैसले मैं नहीं करूंगा, मैं ये भी तो फैसले करूंगा कि पत्नी बिना तलाक लिए अगर किसी गैर मर्द के साथ रह रही है तो यह कोई गुनाह नहीं है, ये तो बेचारी की मजबूरी है। ये सब फैसले अगर मैं नहीं करूंगा, ये सब फैसले अगर मुझ जैसा रांडबाज, लंपट, औरतखोर, औरतों का दलाल अगर नहीं करूंगा तो फिर मेरे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठने का औचित्य ही क्या है? मुझे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसलिए तो बिठाया है कि मैं रांडबाजी करूं, दलाली करूं औरतों की, है? इसलिए वुमन इंपावरमेंट जरूरी है भाई, क्योंकि हम शक्तिमान है, हम पावरफुल है। वुमन इंपावरमेंट होगा, वो छुटेलियां घूमेगी तो हम बिस्तर तो हमसे ही होगी, हमारे मजे भी मिलेंगे। अब बताइए, जज होने के नाते तो मैंने अपना बता दिया कि भाई वुमन इंपावरमेंट इसलिए जरूरी। अब दोस्तों, मसलन मैं कलेक्टर हूं, कमिश्नर हूं, सेक्रेटरी हूं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हूं, है ना, या कोई चीफ सेक्रेटरी हूं या कोई ब्यूरोक्रेट हूं, तो एक आईएएस होने के नाते पावरफुल तो हूं, सर्वशक्तिमान तो हूं। क्या उखड़ लगे तो मेरा है? तो जब मैं सर्वशक्तिमान हूं तो मैं वुमन इंपावरमेंट ये तो चीखूंगा और चिल्लाऊंगा, करूंगा, क्योंकि मेरे ऑफिस में भी तो बहुत सारी काम करती है, घर पे तो मेरे को बड़े मजे हैं, बाहर भी मजे होना चाहिए। तो अगर मैं पावरफुल हूं, ब्यूरोक्रेट हूं, तो वुमन इंपावरमेंट तो करूंगा, क्योंकि कल से काम में तो मुझे ही आएगी। चलो, अब मान लो मैं आईपीएस हूं, मैं थानेदार हूं, हाँ, मैं एसडीओ हूं, मैं सीएसपी हूं, मैं एसपी हूं, मैं डीआईजी हूं, मैं आईजी हूं, मैं डीजीपी हूं, तो वुमन इंपावरमेंट तो करूंगा ना भाई, है? मेरे ही थाने पर आती है पहली छुटेली, तो मेरी तो कोशिश ये रहेगी कि ये इनके प्रकार ज्यादा से ज्यादा गंदे से गंदा मुकदमा पति और उसके परिवार के खिलाफ लगा दूं, ताकि ये छुटेली कभी नहीं जा पाए और फिर मेरी रातें गर्म हो। थानेदार होने का मेरा अपना कर्तव्य है ना भैया, टीआई होने का, है? नहीं तो मैं तो क्या है, मेरी बीवी तो कहीं गांव में रह रही है और मैं यहां थाना संभाल रहा हूं, तो मेरा काम कैसे चलेगा भाई? तो टीआई होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है ना। अब मैं पुलिस का कोई सा भी बड़ा अधिकार हूं, पैसा तो मैंने खूब कमा लिया रिश्वत और भ्रष्टाचारी से, पर औरतों की तो हवस होती है ना भैया, है? फिर वो यार सत्य का डायलॉग मुझसे बुलवाओगे यार कि पेट भर गया तो पेट के नीचे सोचना, तो पुलिस वाले तो यही सोचते हैं और क्या सोचेंगे इसके अलावा। चलो, यहां भी हो गया। अब मान लो मैं कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हूं, तो वुमन इंपावरमेंट करूंगा ना। विजय माल्या को भूल गया क्या? कैलेंडर देखे कि नहीं देखे? बेचारा कितनी शिद्दत के साथ में वुमन इंपावरमेंट करता है। तो हर उद्योगपति को ऐसा ही वुमन इंपावरमेंट करने का तो अधिकार है, क्योंकि वो पैसे वाला है, पावरफुल है? अब चलिए बताओ, मैं मान लो नेता हूं, राजनेता हूं,
विधायक हूं, सांसद हूं, मंत्री हूं, मुख्यमंत्री हूं या विपक्ष का नेता हूं, तो नारी शक्ति वंदन तो करूंगा ना भाई। उससे एक तो मेरा वोट बैंक कायम हो जाएगा, क्योंकि जो चाणक्य ने बोला है स्त्री मूर्ख ही होती है और उसको बरगलाया जा सकता है, तो उसको 1200-1300 रुपए देकर के मैं अपने पक्ष में कर लूंगा, है ना। उसको पेड के पैसे भी दूंगा, सैनिटरी पेड के पैसे भी दूंगा, ये सब करूंगा, मैं सारे कर्म करूंगा। अभी तो देखते ही जाओ आप, और आगे और सारे मेरे कुकर्म करूंगा, क्योंकि मैं नेता हूं। तो वुमन इंपावरमेंट तो करूंगा। यही सब छुटेलियां तो मेरी राजनीतिक उसमें भर्ती होगी, मेरी कार्यकर्ता बनेगी। और मैं तो अब क्या, घर छोड़ के तो दिन भर बेचारा उड़न खटोले में इधर उधर रोता फिरता हूं, तो मेरे को लगेगी कि नहीं लगेगी, जहां रात रुकूंगा वहां नहीं लगेगी। इसलिए वुमन इंपावरमेंट मेरे लिए जरूरी है। अब भैया अगर मैं पावरफुल हूं, सर्वशक्तिमान हूं, है ना, तो नारी शक्ति वंदन भी करूंगा, औरत औरत भी चिल्लाऊंगा। कारण कि भाई कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल लगे रहो मुन्ना भाई। इसलिए वुमन इंपावरमेंट जरूरी है। जरूरी है कि नहीं है? बोलो हाँ। तो वुमन इंपावरमेंट तो हम सब लोगों के लिए जरूरी है। ये साले गंदी नाली के कीड़े जो है, ये जो मध्यम वर्गीय है, जो नौकरी पेशा वाले, छोटे छोटे कामकाज करने वाले, इनको क्या जरूरत है वुमन इंपावरमेंट? इनकी ही बीवियों को तो भड़का के मैं उनको इंपावरमेंट करूंगा, ताकि मैं यूज कर सकूं। तो दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज के समय में आधी आबादी का वुमन इंपावरमेंट बहुत जरूरी है, ताकि ये जितने पावरफुल लोग हैं, जितने सर्वशक्तिमान लोग हैं, जितने संपन्न लोग हैं, इनके लिए वो छुटेली, वो भगोड़ी, वो लुटेरी काम आ सके। इसलिए वुमन इंपावरमेंट बेहद जरूरी है। नमस्कार, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ना। नमस्कार। ओ भैया, अरे मैं जाते जाते एक बात तो बोलना ही भूल गया, वो ये कि अगर औरत की छिनाली की रिकॉर्डिंग पर मैं रोक नहीं लगाऊंगा, उसकी नाजायज औलाद के डीएनए टेस्ट पर रोक नहीं लगाऊंगा, तो फिर मेंटेनेंस कौन देगा? ऑर्डर तो मैं ये करता हूं कि मेंटेनेंस तो पति देगा। अब मसलन मैंने अगर डीएनए टेस्ट कराने का ऑर्डर दे दिया, तो साइंस ने इतनी तो तरक्की कर ही ली है, और औरत ने वहां डरते डरते बता दिया कि भाई ये 10 जो है, ये नाम, इन सबसे मेरे अवैध संबंध थे। क्योंकि आजकल तो शादीशुदा औरत को खुली छूट दे रखी है आईपीसी 497 खत्म करके, कि कितने ही के साथ में अवैध संबंध बनाए। अब मान लो मैंने 10 के 10 लोगों के डीएनए टेस्ट करवा लिए, उसके बाद भी नाजायज औलाद का बाप कोई नहीं निकला, फिर क्या होगा? फिर वो इशारा कर देगी अपने वकील के ऊपर, और वकील का भी डीएनए टेस्ट करवाया और उसका भी नहीं निकले नाजायज औलाद, तो वो इशारा कर देगी पति के वकील पे, उसका भी डीएनए टेस्ट करवा दिया, तो अब क्या करूंगा? अब क्या करूंगा भाई? और मान लो उसने कोर्ट में आके धीरे से मेरी तरफ इशारा कर दिया कि तू ही है, तो मैं क्या मेरा डीएनए टेस्ट करवाऊंगा? और मान लो मैंने मेरा डीएनए टेस्ट करवा लिया और नाजायज औलाद का बाप में निकला, तो क्या मेरे खिलाफ बनूंगा मैं मेंटेनेंस? और फिर अगर सब औरतों ने ये बोल दिया और पता चला 15, 20, 25 का बाप में निकला, तो एक जज होने के नाते क्या मैं 15, 20, 25 नाजायज औलादों को मैं मेंटेनेंस दूंगा? इसलिए मैंने डीएनए टेस्ट पर रोक लगा रखी है, और यह कानून बना रखा है कि बाप कोई भी हो, नाजायज औलाद को मेंटेनेंस पति ही देगा। और औरत किसी से भी छिनाली कर रही हो, भले जज से लगी हो, लेकिन वो रिकॉर्डिंग मानी नहीं होगी, क्योंकि उसकी नीचता का अधिकार उसको है, लेकिन निजता का अधिकार की आड़ लेके मैं उस पर रोक लगा दूंगा। बात आई कि नहीं समझ में? इसलिए मैंने डीएनए टेस्ट पे रोक लगाई है। जय श्री राम।